अभी कुछ नहीं। ये खाना भाई देकर गई होंगी है ना, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है। हम अभी आते हैं, सोनम ने कहा और बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम से हाथ मुंह धोकर जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि अमित खाने की प्लेट और पानी वहीं बिस्तर पर एक अखबार बिछाकर उसके ऊपर रखा हुआ है और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। हम कर लेते ना, आप क्यों? सोनम के कुछ बोलने से पहले ही अमित ने उसे उसकी कलाई से पकड़ा और अपने सामने बिठा लिया। वैसे आपको नहीं लगता कि आज आपने अपनी कुछ ज्यादा ही मनमानी कर ली है, वो भी डेविल के सामने? अमित ने खाने की प्लेट के ऊपर से प्लेट हटाते हुए कहा। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, हम तो बस। सोनम ने धीरे धीरे कहा। अच्छा तो फिर चुपचाप बैठिए और खाना खाइए, अमित ने खाने की प्लेट का जायजा लेते हुए कहा। सोनम ने जैसे अपना हाथ खाने की तरफ बढ़ाया, एक बार फिर से अमित ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सोनम उसकी तरफ यूं देखने लगी कि जैसे पूछ रही हो कि अब हमने क्या कर दिया। आपने शायद सुना नहीं सही से, मैंने खाना खाने के लिए बोला और वो भी बिना हिले डुले। डू गेट दैट? अमित ने सोनम की तरफ एक भाव चढ़ाकर देखा। अब अगर हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो खाना क्या खुद चलकर हमारे मुंह में आ जाएगा? कान्हा जी, एक तो इतनी तेज भूख लगी और ऊपर से सड़ू साहब के अजीब अजीब नियम कानून। सोनम मनी मन बड़बड़ की जा रही थी। हर बात में कान्हा जी को शामिल करना जरूरी है क्या? अमित ने सीरियस टोन में कहा और एक निवाला सोनम की तरफ बढ़ा दिया। सोनम बहुत चक रह गई। कान्हा जी, इनसे तो कुछ भी नहीं छुप सकता है। क्या अब ऐसे क्या देख रही हैं आप? खाना ही खिला रहा हूँ आपको, नहीं खाना है क्या? अमित ने खाने के निवाले को वापस करते हुए कहा। नहीं नहीं, हमने ऐसा कब कहा, हम तो बस यही कह रहे थे कि। सोनम की बात पूरी होने से पहले अमित ने उसके मुंह में खाने का कॉर्ड रख दिया और कहा कि वैसे आपको ये तो पता होगा ना कि खाना खाते समय बोला नहीं करते, इसे बैड मैनर्स कहते हैं। सोनम मुंह से कोटकर खाना खाने लगी। देखो तो कान्हा जी, खुद को किसी जेल का जेलर समझते हैं। खाना खिला रहे हैं हमें, दिल में इतना सारा प्यार भरा पड़ा है हमारे लिए, पर मजा ले जो थोड़ा सा चेहरे पर भी ले आए, जो हमें खाना खिलाते समय घर की फीलिंग आए, ताकि किसी जेल के अंदर मेस की। वैसे मन में बातें करना भी अलाउड नहीं है और डेविल को जेलर बोलना तो बहुत बड़ा क्राइम है, सजा भुगतनी पड़ती है इसके लिए। अमित ने सोनम की तरफ एक और निवाला करते हुए कहा। सोनम की जान सूख गई थी सजा भुगतने के नाम पर। बस हमारा हो गया, पेट भर गया हमारा। सोनम वहां से जैसे ही उठने को हुई, अमित ने उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा कि क्यों, अभी तो बहुत भूख लगी थी आपको और अब क्या हो गया? भूख कहाँ चली गई आपकी? ऐसे डांट डांट कर खाना खिलाया जाता है क्या? हमें नहीं खाना। सोनम ने उससे नजरें चुराते हुए कहा। तो आप कान्हा जी से मेरी शिकायत कर सकती हैं, मुझे जेलर बना सकती हैं। और अमित सोनम की तरफ देखने लगा था। सोनम उसे ही देख रही थी। दिल में जितना प्यार भरा है, अगर वो मैं आपके सामने ले आऊं तो वादा कीजिए आप यहाँ से भागेंगी तो नहीं? अमित ने उसके करीब होते हुए कहा। सोनम नजरें चुराए अब भी बैठी थी, उसका हाथ अब भी अमित के हाथों में फंसा हुआ था और वो उसे धीरे से अपनी तरफ खींच रहा था। फिर से भूख लगनी शुरू हो गई है, हमें खाना खाना है। सोनम ने झुकी हुई पलकों से आहिस्ता से कहा। आप बिना कमाल करती हैं धर्मपत्नी जी, प्यार मोहब्बत की बातों पर आपने पालक पनीर और मिक्स्ड वेज फैला दिया। पर हमें भूख लगी है तो हम क्या करें? सोनम ने मासूम सा क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा। अमित एक बार फिर से सोनम को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा था। सोनम भी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। बहुत रात हो गई है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए आप। वैसे भी आज जितना दिमाग आपने चलाया है ना, अब मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक आप वापस अपने दिमाग को चलाने की कंडीशन में आ पाएंगी। अमित ने शरारत से कहा। आप फिर से हमारा मजाक बना रहे हैं ना? सोनम अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए बोली। ना ना प्रिंसेस, बिल्कुल भी नहीं। मेरी यानी डेविल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो आपका, डेविल के एंजल का मजाक बना सके? कहीं आपने फिर से मुझसे सगाई तोड़ने की बात कर दी या फिर खुद को छोड़ने की बात कर दी तो ये डेविल बेचारा तो मारा जाएगा ना? अमित ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। सोनम की आंखें झिलमिला गई थी ये बात सुनकर और वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अबे यार, ये तो सीरियस हो गई। अमित मनी मन खुद पर झल्लाते हुए बोला। हे लिसन, सुनो ना जान, मेरा वो मतलब नहीं था। अमित ने सोनम को पीछे से हक करते हुए कहा। सोनम खामोश थी पर उसकी आंखें अब भी नम थी। आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, ट्रस्ट मी, मैं तो बस यूं ही। अमित ने सोनम को अपनी तरफ घुमा लिया था। आपको पता भी है कि जब सुधा मामी जी की बातों की वजह से सब लोग हमें और फिर आपके परिवार को किस तरह से देख रहे थे, हम कितना डर गए थे। हमें लग रहा था कि अभी कहीं से हमारे कानों में ये आवाज भी आएगी कि ये सगाई टूट चुकी है और आप हमारी जिंदगी से जा चुके हैं, आप अब हमारे नहीं रहे। किसी और के मुंह से सुनते तो ऐसा लगता कि कोई हमारे सीने में से हमारा दिल निकाल कर लिए जा रहा है, और किसी के मुंह से सुनने से अच्छा था कि आप खुद ही अपने आप को मुझसे दूर कर दें, है ना? अमित ने सोनम की आंखों में झुककर देखते हुए कहा। सोनम ने आंसुओं से भरी आंखें अमित के चेहरे पर टिका दी थी। पागल लड़की। अमित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और कहा कि इतना सब कुछ अकेले सोच भी लिया और फैसला भी कर लिया, पर एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सोनम के माथे को चूमते हुए कहा, मैं जीता हूँ आपके पास होने के एहसास को। मेरी जान बसती है आपके सुर्ख रुखसारों में पड़ने वाले डिंपल्स में। मेरी सांसें चलती हैं आपके होठों की मुस्कुराहट को देखकर। सोनम के सर से अपने सर को जोड़कर कहा, जब आप मुझे देखकर शर्माती हैं तो मुझे मेरे पूरे होने का एहसास होता है। मुझे एहसास होता है कि इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक ऐसा खास है जो हर पल मुझे मेरे खास होने का एहसास दिलाता है, और ये एक एहसास मेरी दुनिया को बहुत खास बनाता है, और वो एहसास आपसे जुड़ा है। आप यूं ही मेरी जान नहीं है जान, सच में मेरी जान आप में बसी हुई है। अगर कभी शक हो मेरी कही बात पर तो एक बार खुद को मुझसे पल भर के लिए अलग करके देख लीजिएगा। ये अमित रघुवंशी फिर आपको इस पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं देगा, और वो पल कभी नहीं आएगा। आपसे अलग होकर आपको देखने के लिए हमारी सांसों का चलना भी तो जरूरी होगा ना, और आपसे अलग होने के बाद वो भी बंद हो चुकी होंगी। सोनम अमित के सर से अपने सर को जोड़े हुए आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। अमित ने आहिस्ते से उसकी बंद पलकों को चूम लिया और उससे अलग होकर कहा कि चलिए अब सो जाइए, मैं अवनी को यहाँ भेजे दे रहा हूँ, वरना उसके झल्ले से दिमाग में न जाने कैसे कैसे खुराफातें आती रहेंगी। सोनम अमित की बात सुनकर झेप गई थी और वो मुस्कुराकर एक तरफ खड़ी हो गई। गुड नाइट प्रिंसेस,
और किसी से भी बिल्कुल भी परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे रहते कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। कहने सुनने की तो नौबत ही नहीं आएगी। अमित ने उसकी गाल को अपने हाथों से प्यार से छुआ और वहां से चला गया। हमें पता है कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे, पर फिर भी हमें पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है, जैसे अभी कुछ और होने को है, कुछ ऐसा जो कि आज की घटना से भी ज्यादा बुरा है। कान्हा जी, जो भी हो हमारे लिए हो, हम अपने लिए हर चोट हर दर्द सहन कर लेंगे, पर साहिब के लिए हम एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें सुरक्षित रखना कान्हा जी, हर जगह और हमेशा। सोनम ने मन ही मन अपने कान्हा जी से अमित की सलामती की दुआ मांगते हुए कहा। वो इसी उधेड़बुन में कुछ देर तक छत पर टंगे सीलिंग फैन को घूरती रही और फिर न जाने कब नींद के आगोश में चली गई, वो खुद ही नहीं जान पाई। अवनी का उसके बगल में आकर लेटना भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सका। अगली सुबह सब कुछ ठीक था। आज अव्यंग की शादी का कोई फंक्शन नहीं था, तो सभी लोग फ्री थे, खासतौर पर यंग बर्ड्स। बाकी घर के बड़े लोगों के पास ढेरों काम थे, जैसे कि अगले दिन अव्यंग की हल्दी फंक्शन की तैयारी करना, उसके लिए डेकोरेशन के अरेंजमेंट्स करना और खाने पीने का इंतजाम वगैरह वगैरह। पर इसके विपरीत आज यूथ क्लब कुछ और ही करने का सोच रहा था। अजी और क्या, दिल्ली आए हो और दिल्ली का दिल नहीं घूमे तो क्या खाक दिल्ली घूमे हो बे। शॉपिंग। चांदनी चौक खुद में एक पूरी छोटी सी दिल्ली है और इसे घूमने में एक अलग ही मजा है। अवनी, पीयू, अंजलि और रश्मि सब एक साथ एक जगह बैठे हुए यही सब डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या देखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, घूमने जाने की परमिशन कौन लेगा और किससे लेगा। कल शाम के हाईटेक ड्रामे के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घूमने जाने के लिए किसी बड़े से परमिशन ले, पर घूमने जाना है ये भी तो मस्त था। सो डिसाइड हुआ कि जिसका घर है वही बात करे। अच्छा बेटा, ये सही है, घूमना सबको है पर बलि सिर्फ मेरी चढ़ेगी। अवनी ने बाकी लड़कियों को घूरते हुए देखा। अरे अवनी दी, इतना बलिदान तो आप कर ही सकती हो ना, और फिर इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही का है। पीयू ने आंखों को छोटा करके अवनी की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा जी, कैसा फायदा दादी अम्मा, जरा मुझे भी तो पता चले। अवनी ने एक भाव ऊपर चढ़ाते हुए कहा। दी, आप भूल रही हैं क्या, कल से आपकी रस्में शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप कहीं नहीं जा पाएंगी, यहीं कैद होकर रह जाएंगी। पीयू ने आंखों को घुमाते हुए कहा। ओहो हो, ये तो सच में बहुत बड़ा जुल्म है ना मेरे ऊपर, है ना मेरी दादी अम्मा। अवनी ने पीयू के कान पकड़ते हुए कहा। आउच दीदी, क्या कर रही हैं आप, इट्स रियली हर्टिंग मी। पीयू ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा। एक तो बेचारी बच्ची आपको मुफ्त की सलाह दे रही है और आप उसकी पीठ थपथपाने की जगह उसके कान खींच रहे हैं। नॉट फेयर दी। पीयू ने अपने कान को सहलाते हुए कहा। ये ऐसी मुफ्त की सलाह ना अपने पास ही रखो। मेरे दिन के 50 चक्कर चांदनी चौक के लगते हैं और तुम मुझे उसी चांदनी चौक में घूमने का लॉलीपॉप दे रही हो। अवनी की बात सुनकर अंजलि और रश्मि मुस्कुरा उठी। हाँ प्रिया, सच में ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि कोई हमें पुणे घूमने का ऑफर दे, तो फिर हम भी शायद वही करें जो अवनी ने किया। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर बात कौन करेगा यहाँ से जाने की। और चलिए ठीक है दी, आपको घूमने का कोई ज्यादा क्रेज नहीं है, पर ये बात तो सच है ना कि कल से आप बाहर नहीं जा पाएंगी। तो आज तो आप बाहर जाकर मस्ती कर ही सकती है ना हमारे साथ। जीजू के साथ घूमने के तो बहुत मौके मिलेंगे, पर हमारे साथ ना ये बस आज ही का मौका है। प्रिया ने काफी हद तक अवनी को अपनी बात के लिए कन्विंस कर ही लिया था। अवनी कुछ बोलती इससे पहले उसकी नजरें सामने गार्डन से आ रही सोनम पर पड़ी, जो शायद उन सबको पूरे घर में ढूंढने के बाद अब इधर आ रही थी। ये बात करेगी, अवनी ने तपाक से कहा, और बाकी सब लड़कियों का सर उसी दिशा में घूम गया जिस दिशा से सोनम उन सबकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। हाय मेरी राधा रानी, क्या बात है, तुम तो दिल्ली में आकर और निखर गई हो, क्या चक्कर है। जे सारो दिल्ली को पानी इतो बढ़ियो है, या फिर तुम्हारे रघुवंशी सर के प्यार को गाढ़ो रंग तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ाए दे रहा है। अंजलि ने अपने बगल में बैठी हुई सोनम को कोहनी मारते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसा दिया था। सोनम ने उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा कि कान्हा जी, पूरी दुनिया बदल सकती है पर जे आलू जे कभी ना बदलेगी। इतने दिन बाद तुम हमें मिली हो और मिलते ही तुम हमें चढ़ाए वो शुरू हो गए हो। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखती रही और फिर दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। अरे इन दोनों को क्या हो गया, अभी तक तो ये दोनों ठीक थी। प्रिया ने कुछ उलझन भरे भाव से कहा। ये दोनों ऐसी हैं और जरूर इनके बीच की बात कुछ ऐसी होगी जो ये आपस में इतना फ्री होकर हंस रही हैं। रश्मि ने प्रिया की उलझन दूर करते हुए कहा। ओह सो कूल ना अवनी दी, सोनम और अंजलि की दोस्ती कितनी अमेजिंग है। प्रिया ने चहकते हुए कहा। वो तो दिख ही रही है। अवनी भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या? सोनम ने जैसे अवनी की बात सुनी वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। अरे बिट्टू, बैठ भी जाओ, तुम्हें ऐसे देखकर कोई और आए ना आए पर डुग्गू जरूर आ जाएगा। उसे लगेगा कि अब उसकी सहेलियों में से ही कोई उसकी जान की जान सुखा रहा है। अवनी ने सोनम का हाथ पकड़कर वापस कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। ओहो जान, हाँ नाइस। अवनी के इतना कहते अंजलि और रश्मि दोनों ही सोनम को चढ़ाते हुए बोली। हाय, कोई मुझे भी जान कहकर बुलाता, पर फिट्टे मुंह उसका, उसे तो मुझे फूलन देवी कहने में बहुत मजा आता है। अंजलि ने सोनम की तरफ आंख विंक करते हुए कहा। सही कह रही हो अंजलि, रवि तो मुझे बस रश्मि सोना ही बुलाता है, कभी जान नहीं बुलाया। वैसे हाउ रोमांटिक ना। रश्मि ने सोनम के कंधे से खुद का कंधा टकराते हुए कहा। क्या भाभी, आप भी ना, हमें किसी से बात नहीं करनी है। सोनम ने अपने चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में छुपा लिया था। ए नौटंकियों, मेरी बिट्टू को परेशान मत करो, वरना मिस्टर एरोगेंट तुम सबको परेड करवा देंगे, और वो भी दिल्ली के राजपथ पर। अवनी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, आप भी इन सबके साथ मिलकर हमें सता रही है ना, हम फिर आपसे भी बात नहीं करेंगे। सोनम ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है भाई, ना फाइनली कोई भी मेरी छोटी को परेशान नहीं करेगा, वरना उसे परेशान होते हुए देखकर मेरे सड़ू भाई की सांसें अटक जाएंगी। वो बेचारा इतना प्यार जो करता है मेरी छोटी से। अवनी ने सोनम के माथे को चूमते हुए कहा। सोनम अवनी की बात सुनकर शर्माते हुए उसके गले से लग गई। ओए हेलो, हम सब कोई किराए पर नहीं आए, हम भी यहीं हैं, अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा। सब लड़कियां एक दूसरे के गले लगकर वहीं राउंड राउंड होकर बैठ गई। थोड़ी दूर पर बैठी हुई कविता जी, रागिनी जी और दादी उन सबकी मस्ती देख रही थी। कविता जी मुस्कुराते हुए बोली कि
किसी ने सच ही कहा है माँ कि घर की असली रौनक तो लड़कियों से होती है। हर जगह घर का हर एक कोना चिड़ियों की तरह चहचहाकर महकाती रहती है। और फिर एक दिन उसी आंगन को, उसी बगीचे को वो चिड़िया छोड़कर किसी दूसरे आंगन में जाकर चहचहाने लगती है, उस आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए। रागिनी जी ने भीगी पलकों के साथ कहा, यो तो दुनिया की रीत से बींतड़ियों जहर छोरी नु निभानी से। माँ ने निभाई, फिर था दोनों ने निभाई। कविता और रागिनी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, ए बेजारी दोनों छोरियों नु भी और रसम निभानी से। पर म्हारे को उन दोनों नु देख के यो थे कतई नहीं लगी कोनी की। उन दोनों नु था लोगों नु घर छोड़ के जाने का घना दुख से। देखो तो कैसे जोर जोर से हंस रही से, जैसे अठे से जाने की घनी खुशी मना रही से। दादी ने एक नजर रागिनी और कविता जी की तरफ डालते हुए कहा, माँ आप भी ना कभी भी सीरियस नहीं होती हैं। कविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लो सब जिंदगी हमारी थारे साथ घनी सीरियस ही तो बीतती से। इब के घड़ा भर के टसुए भी बहा बहा के दिखाए थारे को, तब थारे काल जिन ठंडक मिलेगी। राम हरा राम जी यो बिंदड़ी थे हमारे को कतई चैन कोनी लेने देवेगी। रह कोई हमारे नु बचा ले हो। दादी ने जानबूझकर ऐसा कहा कि जिससे कविता और रागिनी का मूड सही हो जाए, और काफी हद तक दोनों बहनों का मूड सही भी हो गया। पर माँ, सोनम जैसी बच्ची के होने पर भी पूनम जैसी माँ खुद को और उस बेचारी को दिन रात कोसती ही रहती है। पता नहीं कब तक सोनम को ये सब सहना पड़ेगा। कविता जी की नजर अब उन लड़कियों के बीच बैठी हुई सोनम के ऊपर चली गई थी। अरे पूनम जैसी औरत एक नंबर की बेवकूफ हो वैसा। जय घर में सोने जैसी छोरी के होते हुए भी हमेशा पके हुए आम की तरह मुंह लटकाए घूम से। राम हरा राम जी, अगर आज यो पूनम और वाकई वो भाभी मारे को दिख गई तो फिर आज उन दोनों नु मारे से हमारे राम जी भी कौन ही बचा सके। दादी ने अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सामने के मेन गेट से सत्येंद्र जी मयंक के साथ पीछे पीछे नजरें झुकाए हुए पूनम जी, सुधा और योगेश जी धीरे धीरे उन्हीं की तरफ चले आ रहे थे। मयंक फोन पर किसी से बतियाते हुए आ रहा था और उसके चेहरे के भाव को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो किससे बात कर रहा था। रजनी उन सबके साथ नहीं आई थी। कल रात के हंगामे के बाद उसने वहां जाने से साफ मना कर दिया था। आज सुबह ही वो दिल्ली में ही उनके एक और रिलेटिव के यहाँ ये कहकर चली गई थी कि जब मयंक की शादी की रस्में होंगी वो आ जाएगी। इससे ज्यादा वो लोग यानी सुधा और योगेश उससे और कुछ एक्सपेक्ट ना करें। अखिलेश जी, किशोर जी और घर के कुछ दूसरे खास रिश्तेदार उन सबको देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए थे। जो भी हुआ था कल रात पर, हकीकत तो यही थी कि ये लोग अवनी के ससुराल वाले थे और उन लोगों को मथुरा वालों का आदर सम्मान तो करना ही था। बड़े आए आदर सम्मान करवाने वाले। मारा बस चले तो माँ तो इन दोनों जनानियों की चाह में जमाल घोटा मिला दूं और वह भी घनी तरीके से फिर काटते रहे चक्कर बाथरूम से गार्डन के बीच तक। मारी छोरी नु रुलाया से था दोड़ा ने, ये मारा नंबर से था दोड़ा नु थारी नानी याद दिलवान की। दादी ने इधर उधर कुछ देखते हुए याद किया और फिर वहां खेल रहे कुछ बच्चों में से एक बच्चे को बुलाकर कहा कि अरे छोरे, वह जो नीली शर्ट पहने छोरा खड़ो से मानू बोल दे जाके कि थारे नु दादी यादगार रही से। दादी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बच्चा बोला कि पर दादी क्या वो आपको पहचानते हैं जो आपके इस तरह से बुलाने पर आ जाएंगे? अरे छोरे, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत कौन सा थारे को? जितना कासा ना उतना ही बोल देवा छोरे नु। और बात छोरा, बात तुम्हारे पास उल्टे पैर दौड़ कर आवेगा। वो लड़का वहां से चला गया। रे हमारा राम जी, अब था हमारे को माफ कर देना। अब क्या करूं मां, डेविल की दादी सैम हां, जे अपने पोत बहू के आंसुओं का बदला कोनी लूं तो फिर मां डेविल की दादी कोनी। दादी ने धीरे से ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए अपने कान पकड़ लिए थे। दादी का प्लान। सोनम ने कविता जी से पूछ लिया कि वो सब कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हैं तो क्या वो जा सकती हैं। कविता जी ने उन सबको घूमने जाने की सहर्ष परमिशन दे दी थी। चलो इसी बहाने सोनम का दिमाग तो बटेगा कल की बातों से। कविता जी ने मन ही मन ये सोचा। अवनी भी तब तक मयंक से बात करके अपने साथ सोनम को बाहर ले जाने की परमिशन ले चुकी थी। मयंक और अवनी का भी यही सोचना था कि इसी बहाने सोनम का दिमाग कल की